एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बड़े ही अच्छे हो। आप लोगों ने अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी अभी काफ़ी अच्छे से कर रखी हो। मतलब अब जब आप लोग दिसंबर देने वाले होंगे तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। गाइस, हम लोग यहाँ पे आप लोगों की इसी तैयारियों में आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स एक्चुअली में लॉन्च है, बट अब जो आपको वीडियोस मिलेगी वो बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी और वो आप लोग के दिसंबर 2022 के सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। गाइस, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ईबीसीएल पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका पेपर नंबर 7 है और आपका मॉड्यूल नंबर 2 है। गाइस, आप लोगों ने मॉड्यूल नंबर 2 में आप लोग देखते हो ईबीसीएल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सब्जेक्टिव पढ़ता है, क्योंकि सीएमए हो गया, एफएम हो गया, उसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल भी है और एमसीक्यूज भी है। लेकिन ईबीसीएल में आपको लिखना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और कई बच्चे मुझे ये बोलते हैं, मैम इतने सारे चैप्टर्स है, कैसे करेंगे हम लर्न? तो इन सब चीज़ का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाई हूँ। गाइस, किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले ये समझो तो सही कि वो पेपर है क्या। पहले से डरोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है। आप लोगों को लग रहा है हार्ड, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजीज की किस तरीके से पढ़ना है, तो आप लोगों को लगेगा यार मैम ये तो सब्जेक्ट सबसे इजी है। तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से पेपर आते हैं, हमें किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है और क्या है इस सब्जेक्ट में। ये ही हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टारगेट यही है। पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस चीज़ को जानो तो सही कि वो चीज़ है क्या। तो आज हम वही काम करने वाले हैं। आप लोग बिना स्ट्रैटेजीज बनाए, बिना कुछ जाने आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाते हो और कई बार हम लोग अननेसेसरी पढ़ लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना। और कई बार हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी छोड़ लेते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना है। हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले पढ़ना है और जिस तरीके से पेपर आ रहा है उस चीज़ को पहले देखना है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ईबीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, जो कि आपको पता है आपका मॉड्यूल नंबर क्या है? 2 और पेपर नंबर क्या है? 7। तो देखते हैं एक बार इसको क्या है ये। इसके ना 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मतलब 3 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। पार्ट जो फर्स्ट है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एनबीएफसी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एनबीएफसी। इसका मतलब जब आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हो, यूएसए जाते हैं, मैम इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा है, हमें यूएसए जाना है, यूएसए घूमना है, तो यूएसए जाते हो तो रुपी थोड़ी लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे? डॉलर लेके जाओगे। डॉलर लेके जाओगे तो कैसे डॉलर रुपी में कन्वर्ट होता है और कैसे रुपी डॉलर में कन्वर्ट होता है, यही हम सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में। यही हमें सीखना है और बहुत ही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत टफ है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बोलते हैं ना कि नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरा है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे हम बैंक के अलावा एनबीएफसीज के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट आप लोग का 40 मार्क्स का है और इसमें टोटल आपके 11 चैप्टर्स है। 11 चैप्टर्स है और 40 मार्क्स आपके कवर्ड। पार्ट बी आपका आता है कंपटीशन लॉ। आपको पता है इसमें कितने मार्क्स है? 25 मार्क्स। कितने? 25 मार्क्स और एक सिंगल चैप्टर है, सिंगल चैप्टर। 25 मार्क्स कवर्ड आपका सिंगल चैप्टर से। तो ये जो पार्ट बी है आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और 25 मार्क्स अंदर लेने हैं, 25 मार्क्स अंदर। तीसरा आता है बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। बिजनेस और कमर्शियल लॉ जो है वो आप लोग का 35 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब 35 मार्क्स का पार्ट है। तो 35 मार्क्स में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मिलेंगे। बिजनेस के बारे में, कमर्शियल कैसे हम लोग डीलिंग करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। बिजनेस कैसे करते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से, वो भी यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पार्ट रहेगा हमारा।
गाइस इसमें हम लोग 35 मार्क्स कवर करेंगे। अब इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स रह जाएंगे? 12 चैप्टर्स रह जाएंगे। तो देखते हैं एक बार हमारे पार्ट्स कैसे बोलते हैं। पार्ट जो फर्स्ट है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एनबीएफसीज। इसमें जो 14 मार्क्स है वो देखो कैसे डिटेल कंटेंट है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका RBI। RBI बड़ा ही इजी चैप्टर है यार, बड़ा ही इजी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है भाई, क्योंकि आरबीआई आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा हुआ है। आरबीआई आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आरबीआई के बारे में वैसे भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आप लोग के लिए पार्ट बहुत इजी पड़ जाता है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी पड़ जाता है। देन आता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा इसके कुछ पार्ट्स है देखो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड कंप्लायंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मैं बोलती हूँ फिक्रा, FCRA, फिक्रा, फिक्र नहीं करनी फिक्रा के साथ। अब FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ODI ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, LRS होता है लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये जो सारे पार्ट्स हैं ये सारे के सारे फेमा के पार्ट्स हैं। मतलब चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, ये 9 तक, ये टोटल जो पार्ट्स है 8 पार्ट है। 8 पार्ट किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ फेमा के हैं, फेमा के पार्ट्स हैं। और ये आप लोग को कवर्ड करके देंगे 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आप लोगों के इसमें से कवर हो जाएंगे, और 25 to 30 मार्क्स का इसमें से पेपर आता ही आता है। अब आ जाते हैं गाइस हमारे आगे के, तो NBFC और SEZ। NBFC होता है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कि हम नॉन बैंकिंग जो बैंक्स नहीं होती, जैसे कि हमारा प्यारा सा एक एग्जाम्पल मिथुर फाइनेंस, घर पे पड़ा हो सोना तो काय का है रोना, घर पे पड़ा हो तो सोना तो काय का है रोना। ये किस तरीके से काम करते हैं हमें यहाँ पे ये पढ़ना है। अब फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं SEZ बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी GST नहीं लगता, और वहाँ से सारा गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में कुछ भी यूज्ड नहीं होता। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, और ये 10 मार्क्स कवर करेंगे आपके दोनों चैप्टर। ये पूरा पार्ट आप लोगों का कवर करता है 40 मार्क्स। कितना? 40 मार्क्स। कई बार ऐसा हो जाता है RBI से एक क्वेश्चन आ जाता है, NBFC से एक क्वेश्चन आ जाता है, और SEZ से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप लोगों के 15 मार्क्स हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि SEZ और RBI से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब RBI से तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा, NBFC और SEZ से मे बी एक एक क्वेश्चन आ जाए, और मे बी हो सकता है सिर्फ SEZ से आ जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा रहता है। बाकी फेमा में आपके 25 से 30 मार्क्स कवर्ड होंगे। अगर NBFC से नहीं आएगा तो फेमा में आ जाएगा, और फेमा में नहीं आएगा 25 मार्क्स का आएगा तो NBFC में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो गाइस बहुत बड़ा आपको लग रहा है ये 11 चैप्टर्स, पर जब फेमा के सारे पार्ट्स एक साथ पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा सभी इंटरलिंक्ड है, तो आपको मज़ा आएगा यार। मज़े करने हमें यहाँ पे, हमें पढ़ना नहीं है, मज़े करते करते पढ़ना है। हमारा सफ़र मज़े करते करते निकलेगा। आगे देखते हैं हम लोग पार्ट बी जो है हमारा दैट इज कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ क्या होता है? जब दो बिजनेसमैन आपस में लड़ने का मतलब ये नहीं है, लड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक तलवार उसने उठाई है तो एक तलवार उसने उठाई है, एक तलवार से वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कोई लड़ाई नहीं होने वाली यहाँ पे। ये इकोनॉमिक राइवरी है। इकोनॉमिक राइवरी बोले तो कि एक प्राइस कम कर रहा है तो दूसरा उसको देख के कम कर रहा है, फिर दूसरा उसको देख के कम कर रहा है। इससे क्या होगा? जब वो ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलेगा। हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग कस्टमर लोग फ़ायदा उठाएंगे और सस्ते में चीज़ें उठा के लेके आएंगे। तो लड़ने दो, जितना लड़ना है उनको लड़ने दो। और ये सिंगल चैप्टर है आप लोग के लिए, सिर्फ कंपटीशन एक्ट 2002, इसको मैं प्यार से बोलती हूँ। क्या गर्मियों में चलती है लू, कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002, गर्मियों में चलती है लू तो कंपटीशन एक्ट 2002।
ये सिंगल चैप्टर आपका 25 मार्क्स कवर करता है। ये सिंगल चैप्टर आपका 25 मार्क्स लेके जाएगा। और ये चैप्टर सिर्फ लेंदी है, मतलब पढ़ने में लंबा है, टिपिकल कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी चैप्टर है। मज़ा आ जाएगा पढ़ के, मज़ा, आप कहोगे ऐसा इजी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा नहीं है। अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 है बिजनेस और कमर्शियल लॉ। बिजनेस और कमर्शियल लॉ में कुछ सब पार्ट्स बना रखे हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। कंज्यूमर बेचारा, जो बेचारा कष्टों से मारा होता है, कस्टमर मतलब जो कष्टों से मारा होता है, वो कस्टमर चीज़ें खरीद के आता है, और चीज़ें खरीद के आने के बाद अगर उसको चीज़ें सही नहीं मिले, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाए, बोलते हैं कि फेयर लवली लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, गोरे 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 गोरे। क्या सच में गोरे होते हो क्या? क्या कस्टमर के साथ ही गलत नहीं है क्या? बोलते हैं रेड बुल गिव्स योर विंग्स। क्या सच में रेड बुल पीते ही हमारे विंग्स आ जाते हैं क्या? अगर ऐसा होता तो मैं तो यहाँ से सीधा विंग्स लेके पूरी वर्ल्ड घूम लेती, सिर्फ एक रेड बुल पी के। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसे कस्टमर को पागल बनाने वालों से हमें बचना है। तो इसके लिए हम लोग कोपरा पढ़ते हैं। व्हाट इज कोपरा मैम? कोपरा मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक्चुअली में ये अमेंड हो चुका है, 2019 हो चुका है, ये नया एक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2019 कर देते हैं। क्लियर? तो गाइस ये 2019 अमेंड हो चुका है, दैट इज कोपरा। कोपरा बोले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इतनी कोविड में इतनी बुरी हालत हो रही थी लोगों की, इतनी बुरी हालत हो रही थी, हम सब अपने घर पे बैठे थे, सबका काम बंद था और घर में बैठे बैठे अंगूर खा रहे थे। तो क्या उस टाइम पे जो चीज़ें महंगी मिल रही थी, क्या वो महंगी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कोविड के टाइम पे अगर ऐसी चीज़ें महंगी मिलेगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ये पढ़ेंगे हम असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, हमारा कंज्यूमर कहाँ जाएगा। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का मतलब होता है कि कई बार हम लोग बोलते हैं, ए भैया, सब्जी वाले को बोलते हैं, ए भैया 1 किलो प्याज देना, 1 किलो टमाटर देना, 1 किलो आलू देना। वो क्या करता है, नीचे लगा देता है मैग्नेट, और 1 किलो की जगह सिर्फ 750 ग्राम ही हमारे तक पहुंच पाते। क्या ये सही है क्या हमारे साथ? क्या ये सही है क्या? आप नहीं जानना चाहते कि आपको कैसे कैसे राइट्स मिले इस पे? दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो गाइस हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 3 एक्ट देखे। क्या देखे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, खुद कोपरा, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी लॉ। हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या देखना चाहिए? आपको पता है आजकल हर जगह प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें हो रही है, तो हमें प्रॉपर्टी लॉ में क्या देखना है? टोपा। क्या टोपा मैम? टोपा देखना है बेटा। टोपा बोले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या बोलना है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर रेरा। क्या होता है मैम रेरा? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। जब कोई बिल्डर फ्लैट बनवाता है, जब कोई बिल्डर कोई कंस्ट्रक्शन कराता है, तो हमें क्या क्या राइट्स होते हैं? कई बार बिल्डर ऐसा बोलता है, मैं पैसे एडवांस ले लूँगा, फिर आपको 2 साल में घर दे दूँगा। 2 साल निकल जाते लेकिन बिल्डर्स घर नहीं देते। दे दूँगा, कब देगा भाई, कब देगा? तो जब वो देगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसी सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारा प्यारा सा एक्ट आया है रेरा। और पहली बार 2016 में ऐसा कोई एक्ट आया है जो कि बिल्डर्स को रेगुलेट कर रहा है। उससे पहले बिल्डर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट था ही नहीं। आते हैं, देखो प्रॉपर्टी लॉ 2 हैं हमारे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हमने टोपा बोला। रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, जिसको हमने रेरा बोला। नेक्स्ट है एंटी करप्शन लॉ। ऐसे कौन से हैं जो करप्शन कर रहे हैं, काला मनी बना रहे हैं? काला पैसा है मैम, काला पैसा भी होता है। हाँ, ऐसा पैसा जिस पे काली कालिक लगी होती है उसको काला पैसा बोलते हैं। 2 तरीके का पैसा होता है, काला पैसा और गोरा पैसा। तो काला पैसा क्या होता है, किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस वाले एक्ट्स में। दैट इज एंटी करप्शन लॉ।
इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1988। बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1988। उसके बाद हमारा आता है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके बाद ये 3 टॉपिक हो जाते हैं सब टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी लॉ, एंटी करप्शन लॉ। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस से रिलेटेड हमारी क्या डीलिंग्स होती है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो बिजनेस लॉ में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? बिजनेस लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, देखो सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा होगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा होगा। जिसने सी सेट किया होगा उसने भी पढ़ा होगा, जिसने सी एस एग्जीक्यूटिव सी एस फाउंडेशन किया होगा उसने भी पढ़ा होगा। तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सोगा, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बड़ा ही इजी एक्ट है जो कि आपको पढ़ने में भी मजा आने वाला है। फिर पार्टनरशिप एक्ट 12th से पढ़ के आ रहे हो, पार्टनरशिप अकाउंट्स में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 11th क्लास में एक फेवरेट चैप्टर था आपका, बीआर, बीपी। बीआर डिस्काउंट कराते थे बैंक से, या फिर बीआर डिसऑनर्ड हो जाता था, वही सब हमें यहाँ पे थ्योरी में पढ़ना है। तो ये गाइस हमारा था सब पूरा कोर्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 11 चैप्टर्स है और 40 मार्क्स कवर करते हैं। पार्ट बी में सिंगल चैप्टर है और 25 मार्क्स कवर करता है। पार्ट सी में कितने चैप्टर है? टोटल 12 चैप्टर्स है और वो 35 मार्क्स कवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोर्स के बारे में पता चल गया होगा। अब आप मुझसे पूछोगे मैम क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर कैसे आता है, कैसे बन के आता है पेपर? तो पेपर बेटा कैसे बन के आता है, टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये होता है पार्ट ए का, ये होता है ए का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये किसका हो जाता है? पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये बन जाता है आपका पार्ट सी का। अब पार्ट ए का होता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो 1 और 2 टोटल कवर करते हैं 40 मार्क्स। बी के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 और 4 होते हैं, तो ये कवर करते हैं आपके कितने? 25 मार्क्स। और सी के लिए 5 और 6 मतलब टोटल 35 मार्क्स कवर होते हैं। मैं आप लोगों के लिए पेपर भी लाई हूँ, जून 2021 का पेपर है ये, और किस तरीके से पेपर आया हुआ है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो गाइस ये आपके सामने हमारा पेपर है, और पेपर का देखो पार्ट ए आप लोगों को दिख रहा होगा, स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एक सेकेंड आगे भी होगा 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इसमें 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन है पार्ट ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कवर करता है। हर क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स कवर कर रहा है, इसका मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब देख लो आप क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन वॉट वेज द आरबीआई ऑफ इंडिया मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब रिजर्व बैंक का एक क्वेश्चन आ गया। और मैंने आपको बोला भी था आरबीआई में से बेटा एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 5 मार्क्स का, तो ये वही तो है, ये वही तो है। सेकंड, व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट्स फॉर कंपाउंडिंग ऑफ फेमा, देखो फेमा में से भी एक क्वेश्चन आ गया। अभी आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप लोगों को ये दिख रहा है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा पेपर बहुत ईजी आ रहा है। पेपर में से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या पहले पढ़ना चाहिए, आपको वो भी पता चल जाएगा। देखो पहले पेपर अच्छे से एनालाइज किया करो, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट किया। देखो ये फिक्रा का क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला भी था FCRA का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये फिक्रा का क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। उसके बाद अप टू 4 देखो, अप टू वॉट लिमिट ऑथोराइज डीलर में रियलाइज इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर LRS, तो देखो एक क्वेश्चन LRS का आ गया, तो LRS का आ गया, तो एक ही LRS का हो गया, ये भी फेमा का पार्ट हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन ऐसे जो फेमा के पार्ट से आए हैं, और 15 मार्क्स तो देख लो आप यहीं कवर्ड हो गया। एक RBI का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 2A में से एक क्वेश्चन करना होता है,
इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और 4 मार्क्स ईच होता है। अब आप ये बोलोगे मैम ए और बी पार्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है और सी डी ई क्वेश्चन नंबर 2A का आ रहा है, ऐसे कर लूँ? ऐसे नहीं करना है, या तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है या क्वेश्चन नंबर 2A पूरा करना है। ऐसा नहीं करना कि आप लोग को 2 और 2A में से दोनों में से जो पार्ट अच्छे लग रहे हैं वो कर लो, नहीं, या तो 2 करो पूरा या 2A करो। अब देखो 2 में क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मार्केट ऑपरेशन यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ऑपरेशनाइजेशन के लिए अपन को करना है। तो आप देखो आरबीआई से एक और क्वेश्चन उठ के आ गया, विच टाइप ऑफ कंपनी एंड ट्रेड डिस्प्यूट रेज्ड द एक्सपोर्टर टू मेंटेन द गुड इमेज ऑफ द कंट्री इन अब्रॉड। तो देख रहे हैं आप, ये एक्सपोर्ट वगैरह ये फेमा का हो गया। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ, पूरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो आप लोग को आंसर्स भी आने लग जाएंगे और मैं आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। गाइस मेरे साथ बने रहो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये देखो आरबीआई का हो गया, ये फेमा का पार्ट हो गया, ये एफसीआरए हो गया, ये भी फेमा का पार्ट हो गया, ये भी फेमा हो गया और ये एसईजेड हो गया। आपको दिख रहा है 3 क्वेश्चन फिर फेमा के आ गए, ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 15 मार्क्स नीचे 12 मार्क्स, कितने हो गए 27 मार्क्स हो गए। 27 मार्क्स का सिर्फ फेमा से कवर्ड हो रहा है। अच्छा 2A इसमें ऑप्शन आता है 2 करो या 2A आए। देखो 2A में आपको देखो ये वाला फेमा का है, ये है ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फिर आरबीआई का आ गया, ये भी फेमा का है, ये एसईजेड का आ गया और फिर ये आरबीआई का आ गया। तो इस नहीं सॉरी ये एनबीएफसी का है, एनबीएफसी का है। तो इसका मतलब करीब करीब एनबीएफसी का क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहा है। तो एनबीएफसी मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा, बाकी नहीं भी आ सकता है एनबीएफसी का क्वेश्चन। इसका मतलब आरबीआई में से तो 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, प्लस फेमा में से आप देख रहे हो 27 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन पार्ट ए का। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी पे। पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो होता है 25 मार्क्स का, सॉरी 25 मार्क्स का, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 टोटल मिला के होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है दैट इज 15 मार्क्स का, ये कवर्ड करता है, ये 15 मार्क्स कवर्ड करता है। और क्वेश्चन नंबर 4 करता है 10 मार्क्स कवर्ड, ये 10 मार्क्स का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा गया है, कार्टेल पूछा गया है। ये आप लोग को पूरे के पूरे कंपटीशन एक्ट में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा करना होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा करना होता है और पूरा का पूरा कंपटीशन लॉ का होता है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऑप्शन नहीं होता, 4 मार्क्स ईच होता है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तो 35 मार्क्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। और आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करूँ तो आपको दिख रहा है ज़्यादातर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेल, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल एग्रीमेंट। इसका मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं इसमें से। ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं आते, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल ही डायरेक्ट आता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में चांसेस रहते हैं इनडायरेक्ट के, पर मोस्टली डायरेक्ट आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको पूरा इनडायरेक्ट मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ABC इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये आप लोग को डायरेक्ट पूछा गया, व्हाट इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व बाय द बैंक ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। लर्न है तो डायरेक्ट लिख के आ गए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है हमें समझ में नहीं आए, लेकिन वो भी टेंशन नहीं करनी, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखाना भी सिखाऊंगी। ये देखो आप लोगों का असेंशियल कमोडिटी, ये भी देखो डायरेक्ट पूछ गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ये भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख रहे हो, ज़्यादातर पेपर 70 to 80% पेपर है जो डायरेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 और 6A में से आपको ऑप्शन मिलता है, और 6 से अटैम्प्ट करने कई बार क्या होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आते हैं ना वो डिफरेंस बिटवीन आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन का एक फ़ायदा हो जाता है कि वैसे क्या होता है हमारे पास, लाइक जो थ्योरी पेपर होते हैं उसमें फुल मार्क्स कभी किसी क्वेश्चन में नहीं आते। अगर आप पूरा लिख के आए हो और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3.5 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंस बिटवीन लिख कर आए हो, पूरी अच्छे से टेबल बना के आए हो, बेसिस बना के आए हो, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो
तो कई बार आपका क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंस बिटवीन का आ जाता है, क्योंकि पार्ट सी से डिफरेंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो डिफरेंसेस को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 का भी ई वाला डिफरेंस बिटवीन है। अब इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स ईच आता है। आपको देख रहा है यहाँ पे भी थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पीछे गए हैं। देखो मिस रुबीना, यहाँ पे ए पुट एम, ये फिर डायरेक्ट हो गया। देन फिर ये भी डायरेक्ट हो गए दोनों, और 6 या 6A में से कुछ दोनों में से एक करना है। तो देखो ये वाला इनडायरेक्ट है, बाकी ये सारे डायरेक्ट आपको दिख रहे होंगे। तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमें पहले कौन सा पार्ट बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से पार्ट सी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और पार्ट बी में तो एक ही क्वेश्चन चैप्टर है। तो मैं अगर एज अ स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी बनाती तो पार्ट बी पहले प्रिपेयर करती, क्योंकि सिंगल चैप्टर है, फिर पार्ट सी करती, देन फिर पार्ट ए पे आती मैं। आप तो गाइस ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है गाइस, जिस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है EBCL का। बाकी कल से हम लोग पार्ट ए का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ RBI हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस यहीं तक रखते हैं आज के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी समझ में आई हो। और गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।